ये मुद्दा है जनसंख्या का, जिसके घटने या बढ़ने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जहां कुछ दशक पहले तक जनसंख्या विस्फोट का डर दिखाया जाता था, वहीं अब कई देशों और कुछ समाजों में तो ये चर्चा तेज हो गई है कि उनकी घटती आबादी कहीं उनके अस्तित्व के लिए ही संकट ना बन जाए। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चर्चा को हवा देने वाले बयान का जिक्र जरूरी है। आरएसएस के सर्वेसर्वा सरसंघ चालक मोहन भागवत का मानना है कि जनसंख्या में गिरावट रोकने के लिए 3 बच्चे एक परिवार में होना जरूरी है। रविवार को नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरएसएस सरसंघ चालक ने भारत की गिरती हुई प्रजनन दर पर चिंता जताते हुए कहा कि शादीशुदा जोड़ों के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए ताकि जनसंख्या में गिरावट न आने पाए। लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतं का आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी। मोहन भागवत ने यह बात इस मायने में भी कही कि परिवार को आगे बढ़ाना विरासत में मिले संस्कारों और मूल्यों को भी आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। आपल्या या भारत देशात सर्व भाषेचे, सर्व जाती जमातीचे, सर्व प्रकारचे जितके प्रकार भारतात मानतात लोक, त्या सर्व लोकांमध्ये परंपरेने एका पिढीतून दुसऱ्याकडे जे चालत आलेला आहे, जो स्वभाव आहे, तो एकच आहे। असं हा स्वभाव असणे, ही आपली संस्कृती, ही एका जातीपुरती मर्यादित नाही, ती भाषेपुरती मर्यादित नाही, ती एका क्षेत्राकरता मर्यादित नाही। छोटे छोटे तपशील देशकाल परिस्थितीनुसार बदलत असतात, परंतु ती संस्कृती ही सगळ्यांची एक आहे। आपको बताया, मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि की बात पहली बार नहीं की है। इससे पहले 2022 में विजयादशमी के भाषण में भी मोहन भागवत ने 3 बच्चों की पैरवी की थी। तब उन्होंने देश में एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात भी कही, जो सब पर लागू हो। जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। क्या वास्तव में जनसंख्या कम होना किसी देश या समाज के लिए इतना बड़ा खतरा हो सकता है, या फिर इसके कुछ फायदे भी हैं? इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि मोहन भागवत ने जिस 2.1 की संख्या का जिक्र जनसंख्या के सिलसिले में किया है, उसका मतलब है क्या। जनसंख्या वृद्धि दर के आकलन के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि 15 से 49 साल के बीच की एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। ये दर अगर 2.1 से ज़्यादा होगी
तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, अगर 2.1 से कम होगी तो जनसंख्या में गिरावट आएगी। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 ही होगी तो जनसंख्या लगभग स्थिर रहेगी। इसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी दर माना जाता है, यानी प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर। इसका मतलब यह है कि इस दर से अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी। 2 बच्चे होने का मतलब यह है कि वो उन्हें पैदा करने वाले दंपत्ति की जगह लेंगे, क्योंकि सभी नवजात बच्चे बचते नहीं हैं, उनकी जान भी चली जाती है। इसीलिए जनसंख्या स्थिर रहे, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को थोड़ा ऊपर ही लिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होती है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की पूरी तरह से जगह ले ले। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में भारत और चीन आते हैं। दोनों की आबादी में वृद्धि दर कुछ दशक पहले तक बहुत ज्यादा थी, जिसमें समय के साथ गिरावट आती गई, जो इस ग्राफिक्स में अब आप देख सकते हैं। चीन ने इसके लिए सख्त नीति अपनाई। 1989 में चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चे की नीति अपना ली। इस कारण से चीन ने अपनी जनसंख्या विस्फोट पर तेजी से काबू पा लिया। यह अलग बात है कि यह नीति हाल के दशकों में चीन के लिए चिंता की बड़ी वजह भी बनी। नतीजा ये हुआ कि 2016 में चीन उससे पलट गया। उसकी 1 चाइल्ड पॉलिसी की जगह 2 चाइल्ड पॉलिसी उसको अपनानी पड़ी। भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियां बनाई गई जो कारगर रहीं, और ये ग्राफिक्स में साफ दिखाई देता है। 1992-93 में भारत की कुल प्रजनन दर 3.4 थी, जो 2019 से 21 में घटकर 2.1 रह गई। ये गिरावट ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा रही। लेकिन चीन ने जिस तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि दर पर काबू पाया, उसका नतीजा ये निकला कि अप्रैल 2023 में आधिकारिक तौर पर आबादी के मामले में भारत चीन से आगे निकल गया। इसके साथ ही दुनिया का विकसित देश माने जाने वाला अमेरिका, उसकी भी कुल प्रजनन दर आप यहाँ देख सकते हैं। जनसंख्या अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसके भी नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि उपलब्ध संसाधनों पर इतनी आबादी भारी पड़ती है। दुनिया के विकसित देशों की कहानी बताती है कि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर का तेजी से कम होते जाना भी कई तरह की समस्याएं खड़ी करता है, जिसे चीन ने अब समझा है। दुनिया के कई देश इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही कुछ अखबारों और वेबसाइट पर आपने दक्षिण कोरिया को लेकर ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जिनमें लिखा था कि साउथ कोरिया में बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिसअपियर फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, या फिर साउथ कोरियाज अलार्मिंग क्राइसिस मे डिसअपियर फ्रॉम अर्थ इन लेस देन 100 ईयर्स। ऐसा इसलिए कहा गया कि दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम हो गई है। ऐसे ही रहा तो इस सदी के अंत तक उसकी 2/3 जनसंख्या कम हो जाएगी। 60 के दशक में दक्षिण कोरिया ने जनसंख्या नियंत्रण की जो नीतियां अपनाई, ये उसका ही नतीजा है। जापान में भी यही डेमोग्राफिक क्राइसिस दिखाई देता है। बुजुर्गों की तादाद बढ़ गई है, आबादी में हर घंटे 100 की कमी हो रही है। आबादी घटने का असर यह है कि कई इलाकों में घर ज़्यादा हो गए हैं और लोग कम हैं। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखना तय है। मोटे तौर पर समझे तो जनसंख्या अगर तेजी से कम होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब बुजुर्गों की तादाद जवानों और बच्चों से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि युवा कम होंगे तो काम करने वाले लोग कम पड़ेंगे, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बुजुर्गों की तादाद बढ़ेगी तो स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ेगा। इसके अलावा अलग अलग जातीय या धार्मिक समुदायों में जनसंख्या असंतुलन नई तरह की खींचतान या संघर्ष को बढ़ावा भी दे सकता है। दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लॉन्सेट के मुताबिक दुनिया भर के देशों में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का अगर मौजूदा ट्रेंड बना रहा तो 2064 वो पहला साल होगा जब दुनिया में पैदा होने वाले बच्चे मरने वालों की तादाद में कम हो जाएंगे। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट मेडिकल जर्नल में छपा ये मैप देखिए। अगर मौजूदा ट्रेंड बना रहा तो 2100 में यानी इस सदी के अंत में किन इलाकों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होगी। इसके हिसाब से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1 के आसपास होगी। जहां रंग भूरा या गहरा भूरा हो रहा है वहां जनसंख्या वृद्धि दर उतनी ही ज्यादा होगी। इन देशों में अफ्रीका या मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। बाकी दुनिया में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम रहेगी। 2050 तक दुनिया के 204 में से 155 देश ऐसे होंगे जहां प्रजनन दर इतनी गिर जाएगी
कि उनकी जनसंख्या घटने लगेगी। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिस पर काफी चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहां यह मुद्दा इसलिए आया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या में कमी होने पर गंभीर चिंता जता रहे हैं। मोहन भागवत का यह बयान ऐसे समय आया है जब दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ये चिंता बढ़ी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण की उनकी प्रगतिशील नीतियां कहीं उनके ही हितों के आड़े न आ जाए। दक्षिण के दो मुख्यमंत्रियों चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन ने पिछले दिनों अलग अलग कार्यक्रमों में यह नारा दिया। सबसे पहले 19 तारीख को चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, आबादी बढ़ाना जरूरी है। आबादी में बूढ़ों का अनुपात बढ़ा है। 2047 तक युवा आबादी का लाभ ही मिलेगा। 2047 के बाद बूढ़ों की तादाद बढ़ने लगेगी। 2 से कम बच्चे हुए तो आबादी घटेगी। अगर 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म दें तो आबादी बढ़ेगी। उसके 2 दिन बाद एम.के. स्टालिन ने चंद्रबाबू नायडू की बात को एक राजनीतिक आयाम दे डाला। उन्होंने लिखा कि वो 31 जोड़ों के सामूहिक विवाह के आयोजन में स्टालिन बोल रहे थे। संसद के परिसीमन से छोटे परिवार की धारणा बदलेगी। दंपत्ति चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों। पहले 16 की तरह संपत्ति का आशीर्वाद मिलता था। इसका अर्थ ये नहीं था कि 16 बच्चे पैदा करो, लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि लोग इसी तरह सोचेंगे, यानी 16 बच्चे पैदा करने होंगे। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता यह है कि कम जनसंख्या होने के कारण 2026 में होने वाले लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद संसद में दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व न घट जाए। जनसंख्या घटती या बढ़ती रहती है, इसीलिए समय समय पर लोकसभा या विधानसभा सीटों का परिसीमन या डिलिमिटेशन होता है। जनसंख्या के आधार पर सीटों की सीमाएं नए सिरे से तय होती हैं। किसी राज्य की जनसंख्या कम हो तो हो सकता है कि उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाए। यही दक्षिण भारत के राज्यों की मुख्य चिंता है। दक्षिण के राज्यों की चिंताओं का एक अनुमान इन आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। लोकसभा का परिसीमन 2026 के बाद होना है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 753 तक हो सकती हैं। 2026 में भारत की अनुमानित आबादी 1.42 अरब की होगी। आबादी के मुताबिक बढ़ेगी सीटें संसद में। कर्नाटक की सीटें 28 से बढ़कर 36 हो जाएंगी। बस 8 सीटों का इजाफा कर्नाटक में होगा। तेलंगाना की सीटें जो अभी 17 हैं वो बढ़कर 20 हो सकती हैं, यानी मात्र 3 सीटें बढ़ेंगी। आंध्र की सीटें 25 हैं जो बढ़कर 28 हो सकती हैं, यानी मात्र 3 सीटें ही बढ़ेंगी। तमिलनाडु की सीटें अभी 39 हैं जो बढ़कर 41 ही होंगी, यानी मात्र 2 सीटें ही बढ़ेंगी। केरल की सीटें जो 20 हैं वो घटकर 19 हो जाएंगी, यानी 1 सीट कम हो जाएगी। यूपी में 80 सीटें हैं जो बढ़कर 128 हो जाएंगी, यानी 48 सीटें ज्यादा। बिहार में 40 सीटें लोकसभा में जो बढ़कर 70 हो सकती हैं, यानी 30 सीटें ज्यादा। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं जो बढ़कर 47 हो जाएंगी, यानी 18 सीटें ज्यादा। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं जो 44 हो सकती हैं, यानी 19 सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। तो ये दिखा रहा है आबादी की वजह से दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके इलाके में सीटें कम हो रही हैं, कम गति से बढ़ रही हैं, जबकि उत्तर भारत में कई ज़्यादा गुना से गति से सीटें बढ़ रही हैं। इस राजनीतिक फिक्र के मायने क्या है? जनसंख्या में गिरावट कैसे और प्रभावित कर सकती है? इस पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दक्षिण भारत के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री जी अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ मार्तंड कौशिक हैं जो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से हैं। मार्तंड, आपका भी स्वागत है। मार्तंड, पहला सवाल मेरा आप ही से है, जनसंख्या पे लगाम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? भारत के हित में क्या है, भारत के? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम जो है जनसंख्या के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जितना हमें सोचना नहीं चाहिए। सो कुछ लोग बोलते हैं कि जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी और जो है कभी रुकेगी नहीं। और कुछ लोग ये सोचने लगे हैं अभी, क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट की बातें सामने आई हैं। आपने एक्सप्लेन किया रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, कि 2.0 जिसमें एक जनरेशन जो है वो पिछली जनरेशन को बिल्कुल रिप्लेस कर देती है, जिसका मतलब है कि आबादी ना बढ़ती है ना घटती है, और इंडिया जो है अभी रिप्लेसमेंट रेट के पास है। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि रिप्लेसमेंट रेट आने की वजह से हम ये सोच सकते हैं कि अब हम जो है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और हमारा समाज जो है वो गायब हो सकता है।
तो दोनों ही बातें जो हैं, दोनों ही तरीके से सोचना सही नहीं होगा। हमारे पास इसके ऊपर काफ़ी आंकड़े हैं, इसके ऊपर हमारे पास काफ़ी जो है प्रोजेक्शंस हैं फ्यूचर के लिए भी। तो अभी हम 2.0 पे हैं, और लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी कुछ समय तक बढ़ेगी, क्योंकि हमारी एक बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। तो अगले 40 साल तक हमारे जो यंग पॉपुलेशन है, जो कि 1/3 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन जो है, वो 10 to 24 के बीच में है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज के करीब है। तो ये पॉपुलेशन, क्योंकि जो डेथ रेट है उससे ज़्यादा हमारा बर्थ रेट होगा, क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन, लार्ज यंग पॉपुलेशन अगर एक या दो बच्चे भी पैदा करेंगे तो भी हमारी पॉपुलेशन 2064 तक, ये यूएन का जो लेटेस्ट इसका फिगर है वो है 2064 तक हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी। और उसके बाद जो है हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू करेगी। इसमें भी हमारी जो 2100, जो 2100 ईयर का जो हमारा प्रोजेक्शन है जी। वो 1.53 बिलियन है, और अभी हम 1.42 बिलियन पे हैं। तो आप ये लगा सकते हैं कि अभी कभी जो है अभी जो हम हैं, हम उससे कम नहीं होंगे 2100 तक, जबकि हम रिप्लेसमेंट रेट के नीचे आ चुके हैं तो इस समय। तो तो मार्तंड जी बताइए कि 2 बच्चे या 3 बच्चे एक परिवार में कितने लोग होने चाहिए, आइडियल क्या ये है? ये औरतों को डिसाइड करना चाहिए कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहती हैं। ये हमें, ना तो ये किसी पॉलिटिशियन को डिसाइड करना चाहिए, ना ये नहीं, एक किसी। सरकारी नारा था, हम दो हमारे दो, बच्चे अब कम हम उससे अच्छे। आगे आ तो क्या चुके हैं। बच्चे ज्यादा अच्छे? देखिए, आप सरकार का भी देखेंगे तो सरकार की एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। पहले उसे फैमिली प्लानिंग बुलाया जाता था, अब उसे फैमिली वेलफेयर बुलाया जाता है। इनफैक्ट यूएन में हमने एक जो है आईसीपीडी करके एक हमने साइन किया हुआ है, जिसके हमने सिग्नेटरी हैं। तो यूएन में हमने ये कमिट किया हुआ है कि हम टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि टारगेट के वजह से ही हमारे काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बहुत जगह हुए हैं, जिसमें हमने नसबंदी हुई है, और जो है फोर्स्ड स्टरलाइजेशन जो हैं, जो आप जानते होंगे, जिसके बारे में 75 to 77 में हुए थे। जी। उसके बाद भी विमेन स्टरलाइजेशन जो है, काफ़ी तरीके के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं। तो जो टारगेट्स बेस्ड फैमिली प्लानिंग अप्रोच है, वो हमने इंटरनेशनल लेवल पे हमने कहा है कि हम वो नहीं करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे लोगों को कि हम 2 बच्चे पैदा करें या 3 बच्चे पैदा करें। हम फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे, जिसके तहत हमारी जो सरकार है वो एक बहुत बड़ा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाती है, और जी। कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो अवेलेबल कराती है महिलाओं को देश भर में। तो तो ये अब जो। एक हाँ एक जी। एक एक और चीज़ पूछूंगा, फिर मैं संदीप जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि आपसे मैं राजनीतिक सवाल जवाब करूंगा। और वो ये कि तो कुल मिलाकर मार्तंड, क्या मैं ये ऐसा समझ सकता हूँ कि अभी जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है अपने देश की, उससे कोई खतरा नहीं है एक्सटिंक्ट होने का? पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि ये जो गति है, ये भारत के साथ साथ विकास में मददगार साबित होगी, बजाय इसके कि हम तेज़ी से बढ़ें और बोझ बढ़ा दें अर्थव्यवस्था पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमको अपनी पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो देखना है। उसी 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 से हमें विकास में मदद मिलेगी। जैसे हमें पता है कि हमारी एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है। जब हमारी पॉपुलेशन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एजुकेशन और हेल्थ में उनकी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा व्हाट डेमोग्राफर्स कॉल डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो राइट। वो हमें यंग पॉपुलेशन को, हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा उसका। तो जी। हमारी जो पॉपुलेशन के ट्रेंड्स हैं, हम उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी मेकिंग अगर करेंगे तो उसका हमें फायदा होगा। इंटरेस्टिंग मार्तंड, लेकिन आप रहिए नंबर मेरे से। साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। संदीप जी, दक्षिण के 2 सीएम खुलकर बोल रहे हैं कि भाई आबादी बढ़ाओ वरना नुकसान हो जाएगा। और जो मैं मार्तंड को समझ पा रहा हूँ, जो उन्होंने पूरे इतने अच्छे से बात समझाई, आबादी बढ़ेगी तो नुकसान ज़्यादा है। पर क्या दक्षिण भारत को राजनीति दिखाई दे रही है, स्टालिन को और चंद्रबाबू नायडू को, कि लोकसभा में डिलिमिटेशन के बाद सीटें उस पेस में नहीं मिलेंगी उनको जितनी यूपी में, बिहार में या राजस्थान में मिल जाएंगी? सुमित, मैं मार्तांड की हर बात को मानता हूं और उसको स्वीकार करता हूं। उसमें सिर्फ एक दो पॉइंट मैं ऐड करूंगा। जी। उन्होंने वही बहुत सही बात कही कि 10 से 24 के बीच में जो हमारी पॉपुलेशन है, दैट विल बी द पॉपुलेशन जो अगले 10-15 साल में विल बी द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। वो बात बिल्कुल सही है। पर 1980s के बाद आप देखेंगे तो ये पॉपुलेशन का इंक्रीज कई राज्यों में ज्यादा हुआ है, कई राज्यों में कम हुआ है। दक्षिण के राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव थे,
उत्तर भारत के राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स थोड़े लेट इफेक्टिव हुए, सो उसके परिणाम थोड़े वर्षों के बाद आएंगे। इसका रिजल्ट क्या है? अगर आपने जो डाटा दिखाया वो आपने दिखाया कि अगर लोकसभा के स्थान 543 से 750 प्लस गए जी तो वहां पे सभी का इंक्रीज दिख रहा था। पर मैं आपको और एक कैलकुलेशन दूंगा, अगर लोकसभा के सीट्स 543 ही रहे और हमने कुछ ज्यादा नहीं किया सीट्स को, और सीटों को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया पॉपुलेशन के आधार पर, फिर क्या होगा? फिर दक्षिण भारत से 25 सीट सीधा उत्तर भारत को चले जाएंगे। अगर आपने आज के पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स पे 543 सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश ज्यादा सीट लूज करेंगे, कर्नाटका, तेलंगाना, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के सीट्स थोड़ा कम सीट्स लूज करेंगे। पर ये सभी राज्य सीट्स लूज करेंगे अगर 543 सीट्स रहे, और इसका बेनिफिट जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो लिटरेसी और एजुकेशन और विजडम का नुकसान साउथ इंडिया को झेलना पड़ेगा नॉर्थ के कंपैरिजन में। इसीलिए साउथ इंडियन लीडर्स चाहते हैं कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी ना हो, डिलिमिटेशन में हमारा हक जो था। सुमित जी, और एक छोटी बात कहूंगा मैं जी, पिछली बार जब डिलिमिटेशन की गई, उन्होंने ये बात कही कि पॉपुलेशन को हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन हर एक राज्य का जितना लोकसभा स्थान है वो कंटिन्यू रहेगा। सो कर्नाटका का 28 स्थान कंटिन्यू रहा, उत्तर प्रदेश का 90 स्थान कंटिन्यू रहा, लेकिन राज्य के अंदर बाउंड्रीज चेंज किए गए। सो उत्तर प्रदेश में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और केरल जैसे राज्य में एक लोकसभा एमपी कम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। राइट। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के स्थानों को कम नहीं किया गया, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हुआ। सो मुझे लगता है कि आगे भी अगर कुछ ऐसे हो डिलिमिटेशन, तो शायद स्टेट का नंबर्स फ्रीज करना पड़ेगा, स्टेट का परसेंटेज फ्रीज करना पड़ेगा, अगर सभी राज्यों को जस्टिस मिलना हो तो। जी, संदीप जी और मार्तन, शुक्रिया, धन्यवाद इस इंटेलिजेंट डिस्कशन के लिए। और संसद जब नई बनी और नया भवन बना तो संसद में बैठने वाले एमपीज़ की संख्या जो थी नए लोकसभा में और राज्यसभा में वो ज़्यादा बड़ी थी। पहले 543 थे और कहा गया कि इसमें 800 लोगों तक बैठ सकते हो। तभी से ये मन में आ गया कि शायद डिलिमिटेशन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी, और जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उसके बाद जो फॉर्मूला लगाया जाएगा उसमें दक्षिण भारत का नुकसान हो जाएगा, उत्तर भारत का फायदा हो जाएगा। इसी वजह से दक्षिण के 2 मुख्यमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि हमको अपने इलाके में, अपने सूबों में जनसंख्या बढ़ानी है, जिसका कि एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी बढ़ाने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। भारत की अभी जो जनसंख्या चल रही है, जो दर चल रही है, वो बिल्कुल ठीक है भारत के विकास के हिसाब से।